नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल बालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी 11 बजे रोज पॉलिटी की क्लास होती है और कल की जो क्लास थी उसमें हमने संविधान का भाग 1 यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब अनुच्छेद 1 से 4 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि इस भाग के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, भाग 2 यानी कि नागरिकता पे जाएंगे। तो इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मतलब जैसे हमने उसमें पढ़ा कि किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसके पास शक्ति थी, संसद के पास शक्ति थी, किसी के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है, तो जो परिवर्तन उसके आधार पर कुछ हुए, भाषा के आधार पर कुछ राज्य बने, जैसे बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा समझौता हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। 100वें संविधान संशोधन से जो आपका किया गया था, तो वो हम सारे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी इसमें करने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं, अनुच्छेद 4 के बाद आ जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का, उसके लिए कौन कौन से आयोग बने, ठीक, कैसे कैसे हुआ, किसने उसके लिए आंदोलन चलाया, क्या चलाया, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की, तो भारत पाकिस्तान के बाद आप सब जानते होंगे, भारत पाकिस्तान के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कितनी देशी रियासतें थी? 552 देशी रियासतें भारत में थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में कितनी रियासत थी? भारत में 552 देशी रियासत थी। अब उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, अब लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि ये जो 552 रियासत है, कौन सी? ये जो 552 देशी रियासत है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया कि जो भारत के साथ रहना चाहे, यानी कि जो देशी रियासत भारत के साथ रहना चाहे वे अपना भारत में विलय कर सकती हैं, और जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहे वो अपना पाकिस्तान में विलय कर सकती हैं। यानी कि 552 जो देशी रियासत थी, इनसे कह दिया गया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विलय भारत में हो तो तुम भारत के साथ अपना विलय कर लो, और तुम चाहते हो पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहते हो तो तुम पाकिस्तान में जाके विलय कर लो। पर कुल मिला के तुम्हें अपना जो रियासत है इनको मिलाना पड़ेगा, चाहे तो आप भारत में मिलाओ चाहे आप पाकिस्तान में मिलाओ। तो इसके बाद क्या होता है हमारा, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी, ये कहा गया, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे 552 रियासत में से 552 रियासत थी, तो 552 रियासत में से क्या हुआ, 549 रियासत, यानी कि 552 में से 549 देशी रियासत ने क्या कर लिया, भारत में अपना विलय कर लिया। ठीक, टोटल कितनी थी? 552। अब बची कौन सी? तो आपकी बची 3 रियासत जिन्होंने विलय करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। एक तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया कि हमें भारत में नहीं मिलना है। पर भाई भारत वाले ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते, उन्हें भी मिला के रहना था। अब उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद हैदराबाद को क्या हुआ, हैदराबाद को भी मिला लिया गया, जूनागढ़ को भी मिला लिया गया और कश्मीर को भी मिला लिया गया। अब जो तरीका अपनाया इन तीनों को भारत में मिलाने का, यानी कि भारत में इनका विलय करने का, वो तरीका आपका था ये कि हैदराबाद को जो भारत में विलय किया गया, हैदराबाद जो देशी रियासत थी, जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हमें क्या करना है, हमें अपना भारत में विलय नहीं करना है। ये चाह रहे थे कि ये इन तीनों का कहने का मतलब ये था कि हम स्वतंत्र रहे, ना तो हम पाकिस्तान में मिले ना हम भारत में मिले, जो इम्पॉसिबल था। तो इनको क्या हुआ, इनको विलय कर लिया गया भारत में। जो हैदराबाद आपकी देशी रियासत थी, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या कर लिया गया, इसका भारत में विलय कर लिया गया। यानी कि पुलिस को सौंप दिया गया कार्य कि जाओ तुम कैसे भी करो और भारत में इनका विलय करो। तो पुलिस वाले पहुंचे, डंडे लगाए निजाम साहब के अच्छे, तो इन्होंने क्या कर लिया, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, जो एक देशी रियासत थी। इसके बाद जूनागढ़ ने भी मना कर दिया था। जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया। कहां? जूनागढ़ में जब जनमत संग्रह कराया गया तो उसे कराने के बाद नतीजा ये आया कि इसका भी भारत में विलय कर दिया जाए। तो जूनागढ़ को भी भारत में विलय कर देना नहीं, भारत में मिला दिया गया। और तीसरा कश्मीर बचा था। कश्मीर ने भी मना कर दिया था कि हमें भारत में अपना विलय नहीं करना है। तो कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, किसके द्वारा? विलय पत्र द्वारा कश्मीर को भारत में जोड़ा गया। ठीक, जब इन तीनों देशी रियासत को जोड़ लिया गया तो रियासत वाला हुआ खेल यहां से खत्म। रियासत के बाद अब क्या हुआ, अब दक्षिण भारत में क्या हुआ, ये आपका हो गया इंडिया। अब दक्षिण भारत में क्या हुआ, यहां ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
अब दक्षिण भारत में यहाँ क्या हुआ, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। किसके आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर दक्षिण भारत में क्या होने लगा, पुनर्गठन की मांग उठने लगी कि यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर बना दिया जाए। ठीक, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। अब वो बना कैसे कैसे, उसके लिए क्या आयोग है, किसने आंदोलन किए, वो हम सारा इसमें आप पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जब दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी तो आपका एक आयोग आया, एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। कौन सा, एस.के. धर आयोग 1948, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस.के. धर आयोग पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका पट्टाभी सीतारमैया जिनकी मृत्यु हो गई थी आंदोलन के समय, भूख हड़ताल में बैठ गए, तो उनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बाद आपका आ जाता है एस.के. धर आयोग। क्या रहा एस.के. धर आयोग, ठीक, पूरा इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो इसके बाद हमारा आ जाता है एस.के. धर आयोग। तो एस.के. धर आयोग क्या था, किससे संबंधित था, कब इसकी स्थापना हुई, यानी कब इसका गठन किया गया, वो हम सारा इसके बारे में कवर करेंगे। जो एस.के. धर आयोग है, पहला क्वेश्चन तो बनता है ये कि एस.के. धर आयोग का नाम एस.के. धर आयोग, इसका नाम रखा क्यों गया, इसका नाम रखा क्यों गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे कौन, आपके एस.के. धर, जिनके नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम एस.के. धर आयोग रखा गया। रखा क्यों गया, क्योंकि जिस टाइम पे आयोग बनाया गया उस टाइम पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके एस.के. धर कर रहे थे, इसीलिए इस आयोग का नाम एस.के. धर आयोग रखा गया। जून 1948 में इस आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया जून 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग जब ये एस.के. धर आयोग आया, जब हमारा एस.के. धर आयोग आया जून 1948 में, तो इसके तहत ही, किसके तहत, एस.के. धर आयोग के तहत भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया 1948 में। ठीक है, 1948 में इसका गठन कर लिया गया। अब गठन करने के बाद ये जो भारतीय प्रांत आयोग था, इसने दिसंबर 1948, जून में तो ये फॉर्म हुआ, यानी जून 1948 में तो इसका गठन किया गया, और दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। कौन, भाषाई प्रांत आयोग। कौन, भाषाई प्रांत आयोग दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना होकर प्रशासनिक आधार पर उनका पुनर्गठन होना चाहिए। यानी कि राज्यों के जो पुनर्गठन का आधार है वो भाषा नहीं होना चाहिए, वहां के प्रशासन के हिसाब से क्या होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब दिसंबर 1948 में एक समिति स्थापित की गई, यानी कि एक समिति बनाई गई जिसका नाम था आपका जेबीपी समिति। ठीक, बहुत आती है पेपर में, पूछेगा आपसे जेबीपी समिति को कब बनाया गया था, तो दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया गया था, जेबीपी समिति को निर्माण किया गया था। ठीक, अब इस जेबीपी समिति ने क्या कहा, ये जो जेबीपी समिति थी, अब इनसे पूछा गया कि हाँ तुम क्या चाहते हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो इसका जो भाषाई प्रांत आयोग था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न होकर किस पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, जेबीपी समिति ने उस आयोग की क्या की, समर्थन किया इस रिपोर्ट का कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेबीपी समिति अपनी रिपोर्ट कब देती है, जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 को। कब दी थी, 1949 को जेबीपी समिति अपनी रिपोर्ट देती है और साफ साफ कह देती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने तो बोला कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं जेबीपी समिति की कि जेबीपी समिति में थे कौन कौन, क्यों इसका नाम जेबीपी समिति रखा गया, क्योंकि इसमें क्या था, जेबीपी समिति में आपके 3 सदस्य थे। जेबीपी समिति में आपके 3 सदस्य थे, ध्यान रखना नाम इनका इन्हीं में ही है। एक कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से आपके हो गए पट्टाभी सीतारमैया। कौन हो गए, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 सदस्य आपके जेबीपी समिति में थे, जिसके कारण इसका नाम क्या था, जेबीपी समिति। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाषाई प्रांत आयोग ने 1948 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका समर्थन किसने किया था, उसका समर्थन आपका किया था जेबीपी समिति ने। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की रिपोर्ट को किसने क्या कर दिया था,
किसने मतलब उसको मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए? तो आपका एक तो हो गया कौन, भाषाई प्रांत आयोग, जिसका गठन 1948 में किया गया था। एक आपकी होगी जेबीपी समिति। दोनों का गठन क्या हुआ था, भाषाई प्रांत आयोग और जेबीपी समिति, दोनों का गठन आपका 1948 में किया गया था। जिसमें क्या, भारतीय जो आपका भाषाई प्रांत आयोग था, इसने कह दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना होकर किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। वही आपका जब 1949 में किसने, जेबीपी समिति ने आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब इन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, अब दक्षिण भारत में जो लोग थे जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी, किसकी मांग की थी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी, तो दक्षिण भारत में आपका क्या था, दक्षिण भारत में आपके अनशन शुरू हो गए। अनशन पे बैठ गए लोग कि नहीं भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, अनशन करने लगे, आंदोलन करने लगे। अब कौन कौन इस आंदोलन में शामिल था, क्या क्या इसमें हुआ, वो हम सारा इसके बारे में अब जानेंगे। ठीक, अब जो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको मैं लिखाता हूं। अब क्या हुआ, इसके बाद जब हमारे ये जो आयोग थे, कौन सा, एक तो एसकेदर आयोग, एक जेबीपी समिति, जब इन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो क्या हुआ, विरोध होने लगा, अनशन पे बैठ गए लोग। उनमें से आपके जो अनशन पे बैठे थे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पट्टाभी सीतारामैया। कौन है, पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो अनशन पे बैठ गई, नहीं भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और अनशन के चलते समय 56 दिन के अनशन के बाद, कितने दिन तक, 56 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे थे कौन, पट्टाभी सीतारामैया। और अनशन चलते चलते अब 56 दिन को हो गए, तो 56 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऑन द स्पॉट जहां अनशन कर रहे थे वहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, अब इनकी मृत्यु हो गई, कोई नहीं। अब दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में और तेजी से दंगे उठने लगे, क्योंकि जो कांग्रेस के कौन थे, कार्यकर्ता थे पट्टाभी सीतारामैया, इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने और ज्यादा दंगे फैलाने शुरू कर दिए कि नहीं अब तो भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना ही चाहिए। क्योंकि उनका एक कौन थे, एक उनके प्रमुख व्यक्ति जो थे, जो इसलिए अनशन पे बैठे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, उनकी मृत्यु हो गई अनशन करते करते। अब और क्या हुआ, अब राज्यों में तेजी से भाषा के आधार पर मांग उठने लगी। तो अब क्या हुआ, फिर जब राज्यों में तेजी से क्या उठने लगी, मांग उठने लगी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, तो आपका बनाया गया फजल अली आयोग। कौन सा आयोग आया, फजल अली आयोग, जिसको कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद से, कहां से, हैदराबाद से, जो कि आंध्र प्रदेश की उस टाइम पे राजधानी थी, हैदराबाद से क्या किया, फजल अली आयोग का गठन कर लिया। किसके लिए, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए। किसका गठन किया गया, फजल अली आयोग का। और फजल अली आयोग को ही हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। तो फजल अली आयोग को ही हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। बात करें फजल अली आयोग की, तो फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे आपके फजल अली, और इसमें 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे, एक तो आपके थे के.एम. पणिक्कर। कौन थे, के.एम. पणिक्कर। और दूसरे आपके थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 आपके अन्य सदस्य थे फजल अली आयोग में। अब जब भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठ रही थी दबा के, तो इसमें क्या हुआ, फजल अली आयोग के द्वारा अक्टूबर 1953 को, कब, ध्यान से नोट कर लेना, अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, आपका बना आंध्र प्रदेश। और ये मद्रास से पृथक होकर, मद्रास क्षेत्र से पृथक होकर भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना। कब बना, 1953 में बना। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भाषाई आधार पर पहला बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कभी कभी पूछा है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था आपका 1953 में फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक, अब क्या होने लगा, अब जब आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, और राज्यों की भी मांग उठने लगी, और राज्यों ने भी अपना शुरू कर दी मांग उठाने की, तुमने आंध्र प्रदेश को बना दिया, हमें भी भाषा के आधार पर बनाओ। पर फजल अली आयोग ने एक चीज साफ साफ कह दी थी, इसने एक राज्य एक भाषा, यानी कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने साफ साफ ठुकरा दिया था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो करेंगे, पर क्या करेंगे, हम इसमें यह नहीं करेंगे कि एक
राज्य की एक ही भाषा हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य हो, उन दोनों की क्या हो, एक ही भाषा हो, उस भाषा के आधार पर दोनों राज्य हो। यानी कि सब राज्य की अलग अलग भाषा को नहीं बनाया जाएगा। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को ठुकरा दिया था किसने, फजल अली आयोग ने। ठीक, तीसरी चीज आती है इसमें, इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, फजल अली आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब भाषा की मांग अन्य राज्यों में भी उठने लगी तो 1955 में किसने, फजल अली आयोग ने सोच समझ के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसमें साफ साफ इन्होंने कह दिया, व्यापक रूप से किसने, फजल अली आयोग ने स्वीकार कर लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार मानकर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बना लेना चाहिए। ये किसने कहा था, फजल अली आयोग ने। क्वेश्चन आपसे यहां से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पहले तो यही बनता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आपका बना आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए किस कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी, पट्टाभी सीतारमैया। किसकी मृत्यु हो गई थी, पट्टाभी सीतारमैया। तीसरी चीज, फजल अली आयोग में दो अन्य सदस्य कौन थे, एक तो हृदयनाथ बांगरू और एक थे आपके के.एम. पणिक्कर। फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके हो गए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1953 किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां से कहां की गई, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से की गई। हैदराबाद में आपको एक स्टैटिक का क्वेश्चन और याद रखना, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ, कहां तक इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और अब क्या होने लगा, अब और राज्यों ने भी अपनी मांग उठानी शुरू कर दी कि हमें भी क्या किया जाए, हमें भी भाषा के आधार पर क्या किया जाए, भाषा के आधार पर हमें भी एक अलग राज्य बनाओ, हम भी अपना एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि और कौन कौन से राज्य और कब कब बने, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके अलावा और कौन से राज्य बने और कब बने। आज की क्लास आपके 100% एक ना एक क्वेश्चन पेपर में टपकाएगी। 100% एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। सारे क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी इसलिए साथों साथ बताता चलता हूं कि इसमें आपको ये ना लगे क्वेश्चन बनेगा कहां से, थ्योरी तो करा रहे हो, क्वेश्चन कहां से बनेगा। भाई क्वेश्चन भी इसी में से बनेगा सारा जो पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप क्वेश्चन भी बोलता रहता हूं। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, जब हमारा ये हो गया, इसके बाद हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 आता है। कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा भारत में क्या हुआ, भारत में 14 राज्यों, कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर लिया गया। ठीक, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर लिया गया। अब इसके बाद में जो बाकी के राज्य थे हमारे, जो 1960 या 1960 के बाद जो बने, पूरे 28 राज्य सीक्वेंस वाइज कराऊंगा पूरे एकदम बिल्कुल बढ़िया से। तो जो 28 राज्य हमारे बने, अब ये देखिए आप, 15वां राज्य आपका बना, 14 तो ये हो गए थे, 14 के बाद 15वां राज्य बना आपका गुजरात, जो कि 1960 में बना। कब बना, गुजरात बना 1960 में बना, ये हमारा 15वां राज्य बना। गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात के राज्यपाल की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत। हाँ, तो आप ध्यान रखना। इसके बाद गोवा और दमनदीप, कौन सा आ गया, गोवा और दमनदीप, ये बने आपके 1962 में। अब गोवा की इसमें 1962 में केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्हें बनाया गया। अब गोवा जो था, गोवा का आपको पता होगा कि पुर्तगालियों का शासन था, कहां, गोवा पे। ठीक है, तो पुर्तगालियों से जो आजादी मिली किसे, गोवा को, तो 1987 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिससे क्या करा गया, पुर्तगालियों को नस्ते नाबूद करके गोवा को पूर्ण राज्य, 25वां पूर्ण राज्य बना लिया गया 1987 में। ठीक, शुरू में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा, उसके बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चला के किसको, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक, अब ये जो गोवा और दमनदीप बने थे 1962 में, 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा बने थे। इसके बाद आपके आ जाता है 15वां राज्य हो गया ये। इसके बाद 16वां राज्य आ जाता है आपका नागालैंड, जो नागालैंड क्या 1963 में बना, क्या, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, क्या हो जाती है आपकी, कोहिमा। 16वां राज्य बना भारत का। 17वां राज्य जो आपका भारत का बना, 17वां राज्य बना आपका हरियाणा। कौन सा बना, हरियाणा 17वां राज्य बना। और हिमाचल प्रदेश आपका कौन सा बना, 18वां राज्य जो बना आपका हिमाचल प्रदेश बना। और ये दोनों
1966 में बने, 1966 में बने। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला राज्य कौन बन चुका है? 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो आपका बन चुका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज पुरस्कार 2020 से भी किसे सम्मानित किया गया था? हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद आ जाता है आपका मणिपुर। मणिपुर आपका 19वां राज्य बना, त्रिपुरा आपका 20वां राज्य बना और मेघालय आपका 21वां राज्य बना। तीनों सीक्वेंस से ध्यान रखना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 19, 20, 21। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19, 20, 21 कब बने? 1972 में बनाए गए। त्रिपुरा की एक खासियत आपको पता, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रि का मतलब 3, ठीक है। तो त्रिपुरा क्या घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है एकमात्र राज्य भारत का त्रिपुरा। राजधानी हो जाती है अगरतला। इसके बाद मेघालय हो गया। मेघालय में 3 चीजें बहुत, 3 पहाड़ी जो आती है इसकी बहुत आती है। कौन सी? एक तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। वो कहाँ स्थित है? मेघालय में। और मेघालय की 3 आपकी पहाड़ी होती है और वही आपकी जनजाति है, पहाड़ी है, और पहाड़ी के नाम पर उन जनजातियों के नाम है गारो, खासी, जयंती। ये 3 जनजाति भी है प्रमुख मेघालय की और पहाड़ी भी है। कहां की? मेघालय की। इसके बाद मेघालय आपका 21वां राज्य बना। 22वां राज्य बना आपका सिक्किम। कौन सा बना? सिक्किम। 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वें राज्य का दर्जा मिला। ठीक। उसके बाद 23वां राज्य बना आपका मिजोरम। कौन सा बना? मिजोरम कौन सा बना आपका? 23वां राज्य बना। 24वां राज्य बना आपका अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य जो मैंने आपको बताया 1987 में पुर्तगालियों को नस्ते नाबूद करके कौन सा राज्य बनाया गया? गोवा बनाया गया। इसे आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय गोवा को आजाद कराने के लिए चलाया गया था। ठीक है। तो 23वां बना मिजोरम, 24वां बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां बना आपका गोवा। कब बने? 1987 में बनाए गए। ये तीनों राज्यों को पूर्ण दर्जा मिला। ठीक। इसके बाद आपका 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड और 28वां राज्य बनता है आपका झारखंड। तीनों सीक्वेंस में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। किससे अलग हो गए? उत्तर प्रदेश से अलग हो गए। 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बनता है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी हाल ही में एक राजधानी बनाई गई है। ठीक है। एक शीतकाल राजधानी थी और एक ग्रीष्मकाल राजधानी थी। तो एक तो आपकी हो गई देहरादून और दूसरी आपकी हो गई गैरसैंण। चमोली, फूलों की घाटी चमोली कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। रानीखेत कहां है? उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है झारखंड। झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। इसके बाद आपका आ जाता है तेलंगाना। कौन सा आ जाता है? तेलंगाना। जून 2014, जून यानी कि 14 जून 2014 को तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 29वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तेलंगाना को। किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? हैदराबाद हुआ करती थी। ठीक है। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ना होकर तेलंगाना की राजधानी आपकी क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की जो आपकी राजधानी है, इसकी 3 राजधानी है, कार्यकारी राजधानी, विधायी राजधानी, न्यायिक राजधानी। ठीक है। 3 राजधानी है, कार्यकारी राजधानी, विधायी राजधानी और कौन सी? न्यायिक राजधानी। एकमात्र राज्य इसकी 3 राजधानी है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। राजधानी 3 मैं कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। 3 राजधानी किसकी है? आपकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। इसके बाद आपका थोड़ा सा पार्ट बचा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी क्या हुआ 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से उसको भी क्या कर दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, इसमें सारा हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा है वो आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को आप सबको पता होगा बहुत तगड़ा मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में। क्या 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को संशोधन द्वारा। ठीक है। अब जब इसको पहले क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था, इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो इसके बाद अगर आते हैं 2020 में, करंट के मुद्दे से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका पॉलिटी में तो है ही है। इसके बाद 2020 की बात करें तो आपकी 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कौन से? दमनदीप और दादर नगर हवेली। दमनदीप और दादर नगर हवेली, इन दोनों का क्या कर दिया गया? एक जगह इनको मिक्सअप कर दिया गया, एक जगह इनका विलय कर दिया गया। इन दोनों को बनाकर क्या बना दिया गया? केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो वर्तमान भारत में कब
वर्तमान भारत में जो आपके हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके वर्तमान में हैं। और ये राज्य दर्शन आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है वाणी कंसेप्ट क्लासेस पर, यानी कि 28 के 28 राज्य, 28 के 28 राज्य में आपको खुद कराऊंगा कौन सा यहाँ का राजकीय पशु है, कौन यहाँ के राज्यपाल, कौन यहाँ के मुख्यमंत्री, कोई भी डिटेल एक भी राज्य के बारे में यहाँ से बाहर नहीं आएगी, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे उसकी ज्योग्राफी हो राज्य की। टोटल हम इसमें कवर करेंगे 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत जल्द शुरू करेंगे इसमें एक एक राज्य। और ये आपको जो क्लास मिलेगी वाणी कंसेप्ट क्लास में एक प्ले लिस्ट मिलेगी स्टैटिक जीके के नाम से। स्टैटिक जीके में आपको 8 के 8 राज्य मिलेंगे और ये केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, जो आपको पूरा A to Z उस राज्य के बारे में, उस राज्य का पोस्टमार्टम पूरा कर देंगे। वहां का क्या कैसा रहना है, वहां का क्या खाना है, वहां का कौन से GI टैग मिले हुए हैं, कौन सी झील वहां है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलट झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए फेमस है, वो कहाँ है आपका? लद्दाख में। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। लेह और लद्दाख में एक इसमें किसमें है? ये आपके लद्दाख में शामिल है। ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज होगी, कैपिटल क्या हो गई? श्रीनगर हो गई। इस तरीके की जो भी चीज होंगी हम सारी उसमें कवर करेंगे, जो हम स्टैटिक जीके क्लास आपको कराएंगे। उसमें 28 के 28 राज्य सीक्वेंस वाइज घूमते फिरते अपना इधर उधर से निकल के 28 के 28 राज्य पूरे कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपका थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बना है, जिसे मैं सोच रहा हूं कि आपका स्टैटिक जीके वाली क्लास में शुरू में करा दूं मैं। उसमें क्या है, जैसे नाम था कोई किसी का, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, ये बाद में पड़ा उत्तर प्रदेश का नाम। इसका नाम पहले क्या था? जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का नाम पहले क्या था? पूर्वांचल था। उत्तरांचल हुआ करता था किसका नाम? उत्तराखंड का। तो ये नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? ठीक है, और उत्तर प्रदेश कब हुआ? प्राचीन नाम से जो मॉडर्न में आए कब हुआ, उनकी डेट वाइज में आपको सारा करा दूंगा स्टैटिक जीके की क्लास में। आपके 10-15 राज्य होंगे, 10-15 राज्य का मैं सारा इसमें करा दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को अगर प्यार मिलता है तो हम इसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा आपको सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल फिर 11 बजे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।